मेरे प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं 10th क्लास चैप्टर 3 लेक्चर नंबर 2, जिसके अंदर हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि 3 केसेस से जिनके अंदर फर्स्ट केस था वो हमारे को बता रहा था कि कोई भी 2 इक्वेशन से अगर हमारी ग्राफ इक्वेशन बनाते हम कोई भी 2 इंफॉर्मेशन से हम 2 इक्वेशन बनाएंगे, उन इक्वेशन से हम ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे। अगर दोनों की दोनों इक्वेशन का ग्राफ ओवरलैपिंग आता है, अगर हमारा दोनों की दोनों इक्वेशन का जो ग्राफ है वो एक ही लाइन बन जाता है, एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाती है, मतलब क्या है, कॉन्साइड है, ओवरलैपिंग है। अगर हमारा ग्राफ ओवरलैपिंग था तो उसके हमें ये पता था, मैंने ये बताया था तुम्हारे को, ओवरलैपिंग ग्राफ के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। आज हम उसी तरह से कुछ आगे ग्राफ के बारे में और जो ग्राफिकल मेथड की सिचुएशन है उनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं जिनको हम सीखेंगे। सेकंड केस जो था उसमें हमारे को क्या मिल रहा था, कोई भी 2 इंफॉर्मेशन से हम 2 इक्वेशन ले रहे थे और उन दोनों की दोनों इक्वेशन से हमारे को पैरेलल लाइन मिल रही थी। जो ग्राफिकल लाइन थी वो दोनों की दोनों कैसी थी, पैरेलल लाइन मिल रही थी हमारे को, जिससे हमें क्या मिल रहा था, नो सॉल्यूशन। थर्ड केस में हमारे पास था, अगर हमारे ये फर्स्ट केस था हमारा, ये सेकंड केस था और थर्ड केस के अंदर हमारे पास क्या था, थर्ड केस के अंदर जब हमारे को किन्हीं भी 2 इंफॉर्मेशन से 2 इक्वेशन मिलती थी और उन दोनों की दोनों इक्वेशन से हमारे को ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइन मिलती थी जो एक दूसरे को किसी एक सिंगल पॉइंट पे, एक यूनिक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती थी, हम उसको क्या बोलते थे, इंटरसेक्टिंग ग्राफ। यहाँ पे सिर्फ एक यूनिक सॉल्यूशन होता था, यहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते थे और यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता था। आज हम बात करते हैं इससे आगे कुछ इन्हीं से रिलेटेड वर्ड्स हैं, मैं उनको पहले एक्सप्लेन करूंगा, बताऊंगा, उसके बाद फिर तुम्हारे को रिलेट करके दिखाऊंगा। इन तीनों ग्राफ से ही रिलेटेड है वो मेरे बच्चे। चलो आगे देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। एक वर्ड होता है कॉन्साइड, जिसको कॉन्सिडेंट भी बोलते हैं, कॉन्साइड या कॉन्सिडेंट भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, ओवरलैप ईच अदर, मतलब कोई भी 2 चीज एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं या कंप्लीटली कवर कर रही हैं। अब जिस तरह से मैंने तुम्हारे को ये एग्जांपल दिखाया था, ये एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है तो हमारे को दिखाई नहीं दे रही बट यहाँ पे कि ये 2 लाइनें हैं, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है, ओवरलैपिंग लाइन है, कॉन्साइड कर रही है, कॉन्सिडेंट कर रही है आपस में ये दोनों की दोनों लाइनें। ये क्या कह रहा है, कॉन्साइड एट लीस्ट 1 सॉल्यूशन, कम से कम एक सॉल्यूशन होना चाहिए, मतलब किसी ना किसी एक सिंगल पॉइंट के ऊपर। अगर हम कॉन्साइड या कॉन्सिडेंट या ओवरलैपिंग लाइन की बात करते हैं तो इसका मतलब उसका कम से कम एक सॉल्यूशन जरूर होना चाहिए, एट लीस्ट 1 सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब है जिसका एक आंसर आता हो, एक यूनिक आंसर आता हो, जिसके बहुत ज्यादा आंसर आते हो। दैट मीन्स 2 लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट लीस्ट 1 पॉइंट, कम से कम एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट जरूर करनी चाहिए, वो कॉन्साइड कहलाता है। अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो भी वो कॉन्साइड ही होगा। कम से कम उसका क्या है, हमें देखना क्या है कि कम से कम एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने वाली हो, सो इट इज कॉल्ड इट कॉन्साइड लाइन। अब केस फर्स्ट था, केस फर्स्ट में एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन जा रही थी, ये दोनों की दोनों ग्राफिकल लाइन थी। इसी के ऊपर से मान लो मैं जो ये पेंसिल की लाइन है, इसी के ऊपर से पेन की लाइन लगा दूं तो हमें क्या दिखाई देगा, ये केस फर्स्ट दिखाई देगा और हमें पता चलेगा ये तो कॉन्साइड वाली कंडीशन आ गई, ओवरलैपिंग वाली, ये फर्स्ट केस आ गया ये वाला। और अगर हम बात करते हैं थर्ड केस की, इसमें इंटरसेक्टिंग लाइन थी, तो क्योंकि मिनिमम पॉइंट एक पॉइंट पे इसने क्या बोला, एट लीस्ट 1, कम से कम एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने वाली चाहिए, एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इन दोनों केसेस को देखते हैं, फर्स्ट और थर्ड को।
देखो जो फर्स्ट केस था यहाँ पे भी आपस में वो इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे भी कोई भी दो लाइन है, उसी एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है, तो हमें ये तो पता है ना कि ये दोनों आपस में हर पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये इन्फिनिटली मैनी पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही हैं। सेकंड हमारे को यहाँ से क्या पता चलता है, जो ये थर्ड केस था कम से कम एक पॉइंट पे एटलीस्ट वन पॉइंट, तो हमारे को यहाँ से क्या पता चलता है कि कम से कम एक पॉइंट पे ये भी इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये दोनों के दोनों केसेस कॉन्साइड वाले केस में ही आएंगे। हमें ध्यान रखना है इस चीज़ का, क्योंकि ये हमारे को आगे आने वाले टाइम पे याद रखना जरूरी है। तो हमें क्या पता चला कि कॉन्साइड या कॉन्सिडेंट या ओवरलैपिंग करना एक ही बात है, एक ही वर्ड है। अब हम इसका मतलब समझते हैं, ये क्या है, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। वन सॉल्यूशन का मतलब यहाँ पे ये है मेरे बच्चे कि x और y की कम से कम एक एक ऐसी वैल्यू आएंगी जिससे वो इक्वेशन सेटिस्फाई होंगी दोनों की दोनों। जिस तरह से कल हमने किया था x और y की हम वैल्यू निकाल लेते थे। अब यहाँ से मैं आज तुम्हें बताता था कि यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी, x और y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। इधर से मान लो ये 3 है, ये 4 है, तो x की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू 4 आ गई। ऐसी कॉन्सिडेंट किसको बोलेंगे, ऐसी इक्वेशन जिनके कम से कम एक x की वैल्यू और एक y की वैल्यू जरूर आती हो। मतलब x की वैल्यू आना और y की वैल्यू आने का मतलब ये है कि x और y के सॉल्यूशन होना। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं वो सारी की सारी इक्वेशन कॉन्सिडेंट कहलाएंगी या कॉन्साइड कहलाएंगी या ओवरलैपिंग कहलाएंगी, जिनके अंदर कम से कम एटलीस्ट, कम से कम बोल रहा हूं मैं, ये नहीं कि जरूरी है, नहीं, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, जिनके अंदर कम से कम x और y की एक एक सॉल्यूशन आते हो। ज्यादा भी हो सकते हैं, वो भी इसी में लाई करेगा। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, इनकॉन्सिस्टेंट। ऊपर वाला था कॉन्सिस्टेंट, ये है इनकॉन्सिस्टेंट। अब क्या है हमारे पास, टू लाइन्स हैज नो सॉल्यूशन, दैट मीन्स टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। जब भी ये सेकंड वाला केस है, देखो ये फर्स्ट वाला केस था, ये थर्ड वाला था और ये सेकंड वाला केस आ गया यहाँ पे। जब भी किसी भी किन्हीं भी टू इन्फॉर्मेशन से हम टू इक्वेशन बनाते हैं, उन टू इक्वेशन से फिर हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, और ग्राफिकल लाइन अगर हमारी इन दोनों जैसी होंगी तो वो क्या कहलाएंगी, कॉन्सिस्टेंट कहलाएंगी, ओवरलैपिंग या कॉन्साइड कहलाएंगी। अगर हमारी ग्राफिकल लाइन कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, तो वो इनकॉन्सिस्टेंट कहलाएंगी मेरे बच्चे। इनकॉन्सिस्टेंट का मतलब है असंगत, किसी चीज के साथ संगत नहीं होना, कोई संगति नहीं होना, मेल मिलाप नहीं होना। तो इन दोनों का आपस में कोई मेल मिलाप नहीं है। तो हमारे को यहाँ से क्या पता चलता है, ये दोनों की दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं तो इनके बीच कोई भी रिलेशन नहीं है, ये न ही एक दूसरे पे डिपेंड है। ये सारी की सारी सिचुएशन इसी के अंदर लाई करेंगी। तो हम क्या बोलेंगे, टू लाइन्स हैज नो सॉल्यूशन। इन दोनों लाइंस के अंदर x और y कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही। कम से कम मिनिमम एक पॉइंट पे तो इंटरसेक्ट करनी जरूरी थी ना, ये तो किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। और हम ऑलरेडी जानते हैं, 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि टू पैरेलल लाइन ऑलवेज पैरेलल, वो कभी भी इंटरसेक्ट तो करेंगे नहीं, उनके बीच का डिस्टेंस तो कम ज्यादा होगा ही नहीं, वो तो डिस्टेंस सेम चलेगा। दैट मीन्स टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे सभी बच्चों का क्लियर हो गया होगा। अब कुछ पॉइंट्स है, मैं तुम्हारे को वो बताना चाहता हूँ मेरे बच्चे। ये देखो, इफ ये फर्स्ट पॉइंट है हमारा, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। इफ ए पेयर ऑफ लीनियर लाइन, पेयर ऑफ लाइन का मतलब क्या है यहाँ पे मेरे बच्चे, ये इन्हीं लाइन्स की बात कर रहा है, ये ग्राफिकल लाइन्स की बात कर रहा है, ये इन्हीं लाइन्स की बात कर रहा है। ये क्या कह रहा है, इफ, यदि ए पेयर ऑफ लाइन्स, जो ग्राफिकल लाइन है उनकी बात कर रहा है, इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर वो एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रही हैं, देन इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। वो क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है। एंड द इक्वेशन ऑफ लाइन्स आर कॉन्सिडेंट। हमारी ये वाली सिचुएशन आ गई, फर्स्ट वाला केस आ गया। क्या कह रहा है, इफ ए पेयर ऑफ लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, तो इसका मतलब ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। इंटरसेक्ट ये भी कर रही हैं, लेकिन ये एक सिंगल पॉइंट पे कर रही हैं, ये इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स पे कर रही हैं। तो हमारे को यहाँ से क्या पता चलता है, ये इंटरसेक्ट कर रही हैं
ये भी इंटरसेक्ट कर रही है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ये लाइन भी इंटरसेक्ट कर रही है और ये लाइन भी इंटरसेक्ट कर रही है। ये इन्फिनिटली मैनी पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है और ये एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। सेकंड पॉइंट अगर हम देखते हैं, इफ ए पेयर ऑफ लाइंस कॉन्सिडेंट ओवरलैपिंग, अगर हमारी लाइंस कैसी हैं, ओवरलैपिंग है, देन दे हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, तो वो हमारे को मेनी सॉल्यूशंस देंगे। एंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस आर कॉन्सिडेंट, वो कॉन्सिडेंट होंगी। मैं तुम्हें दिखाता हूँ। देखो, जो इसने फर्स्ट वाले केस में बोला है ना, ये क्या कहना चाह रहा है, इस केस में क्या बोल रहा है, इफ ए पेयर ऑफ लाइंस इंटरसेक्ट, ये आपस में दोनों की दोनों इंटरसेक्ट कर रही है ईच अदर, देन इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। ये मैंने पहले ही बताया था तुम्हारे को, ये क्या दे रही है, यूनिक सॉल्यूशन देगी। एंड और अब एक इसके साथ ही ना हमें एक तो ये पता चल गया, ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन। या हम इसको ओवरलैपिंग लाइंस भी बोल सकते हैं। किसको, इसको, लेकिन इसको नहीं बोल सकते, इसको बोलेंगे। ये ओवरलैपिंग लाइन, ये पैरेलल लाइंस, ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन। अब आगे याद रखना, अगर मैं ओवरलैपिंग लाइन बोलूंगा तो इसको बोलूंगा, पैरेलल लाइन बोलूंगा तो इसको बोलूंगा, और इंटरसेक्टिंग लाइन बोलूंगा तो इसको बोलूंगा। अब हमें क्या पता चल गया, ये तीनों के बारे में एक एक इन्फॉर्मेशन मिली। ये ओवरलैपिंग लाइन होती है, ये पैरेलल लाइन होती है, और ये कौन सी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन। अब इनके बारे में एक एक चीज और जानेंगे हम। अगर कोई भी दो ग्राफिकल लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है तो उनका एक ही सॉल्यूशन होगा, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। एक यूनिक सॉल्यूशन का मतलब एक्स और वाई की वैल्यू, जिस तरह से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता था, एक्स और वाई की एक एक ही ऐसी वैल्यू आएंगी जो उसको एक यूनिक सॉल्यूशन देगी। सेकेंड, ये क्या कह रहा है, इफ ए पेयर ऑफ लाइंस ओवरलैपिंग या कॉन्साइड्स। ओवरलैपिंग या कॉन्साइड का मतलब मैंने तुम्हारे को बताया था मेरे बच्चे कि ये एक दूसरे के ऊपर लाई कर रही हैं, ओवरलैपिंग लाइन ये रही। देन दे हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, अगर ये एक दूसरे को इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स के ऊपर काट रही हैं, एक लाइन दूसरी लाइन के जस्ट ऊपर है, किसी एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही, वो उसको हर पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है, इसी वजह से इसके क्या होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। हमारे को यहाँ से क्या पता चल गया, ये इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। एंड द इक्वेशंस, जो दोनों की दोनों इक्वेशन होंगी ऑफ लाइंस आर कॉन्सिडेंट, वो अपने आप ही होंगी, क्योंकि कम से कम कॉन्सिडेंट के बारे में हमने क्या पढ़ा था, एट लीस्ट वन पॉइंट के ऊपर वो इंटरसेक्ट करती हो। तो हमारे को यहाँ से क्या पता चल गया कि जो कोई भी दो लाइन है अगर वो आपस में ओवरलैप कर रही है तो वो कम से कम एक पॉइंट पे क्या, वो तो इनफिनिटली मैनी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमारे को यहाँ से क्या पता चल गया, एंड इक्वेशन ऑफ लाइंस आर कॉन्सिडेंट, सच ए पेयर ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड ए डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये डिपेंडेंट के बारे में अभी छोड़ दो, मैं इसको एक टेबल दूंगा तुम्हें, उसमें जस्ट एक्सप्लेन करूंगा इसको। इसका मतलब हमारे को क्या पता चला, ओवरलैपिंग लाइन ये होती है, ये पैरेलल लाइन होती है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। इंटरसेक्टिंग लाइन का जो किसी एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, जो थर्ड वाला केस था उसके यूनिक सॉल्यूशन होते हैं, एक्स और वाई की यूनिक वैल्यू आती है, उनके अलावा एक्स और वाई की कोई वैल्यू नहीं आ सकती। इंटरसेक्टिंग लाइन के अंदर ओवरलैपिंग लाइन के अंदर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। अब हम बात करते हैं थर्ड केस की, सेकंड केस की। इफ ए पेयर ऑफ लाइंस आर पैरेलल, अगर कोई भी दो लाइंस का ग्राफ पैरेलल है, जिस तरह से हमने ये सेकंड वाला केस लिया था, देन दे हैव नो सॉल्यूशन, उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। मैंने जस्ट पहले ही बताया तुम्हारे को, नो सॉल्यूशन। देन द इक्वेशन ऑफ लाइंस आर इनकॉन्सिस्टेंट, इसका मतलब हमारे को क्या पता चल गया, ये लाइंस जो है ना ये कॉन्सिस्टेंट नहीं है। ये कौन सी लाइन है, इनकॉन्सिस्टेंट है। INCONSISTENT, इनकॉन्सिस्टेंट। ये लाइंस क्या है, इनकॉन्सिस्टेंट है। तो इसका मतलब हमारे को यहाँ से तीनों के तीनों केसेस के बारे में एक डिटेल मिल गई। वो डिटेल क्या मिली कि 3 केस हैं। एक केस, फर्स्ट वाला केस ये था जिसमें ओवरलैपिंग था, और ओवरलैपिंग में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आएंगे।
ठीक है। सेकंड केस क्या था, नो सॉल्यूशंस था, पैरेलल लाइंस थी। इसके अंदर क्या होगा, ये इनकॉन्सिस्टेंट होगा और ये क्या था, कॉन्सिस्टेंट था। और इसमें क्या होंगे, नो सॉल्यूशन। देखो ये क्या था, कॉन्सिस्टेंट, ये क्या था, इनकॉन्सिस्टेंट। इसमें इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस, इसमें नो सॉल्यूशंस, क्योंकि एक दूसरे से कोई रिलेशन ही नहीं है ग्राफ का। थर्ड केस था इंटरसेक्टिंग लाइन। इसमें इंटरसेक्टिंग लाइन वाले में हमारे को क्या मिल रहा है, यूनिक सॉल्यूशन। बस अब इतना ही करना चाह रहे हैं। मैं तुम्हारे को जो ये पेज है ना, जस्ट पेज, ये तुम्हारे को अवेलेबल करवा दूंगा मेरे बच्चे। इसका एक फ़ोटो लेके और मैं तुम्हारे को अवेलेबल करवा दूंगा, व्हाट्सएप कर दूंगा तुम्हारे पास। इसी की तरह ना आराम से अपने नोट्स तैयार कर लेना। जिस तरह से मैंने ये बना रखा है इसी तरह से तुम अपने नोट्स तैयार कर लेना, क्योंकि तुम्हें कन्फ्यूजन नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू केस ना उसी हिसाब से कर लेना। अब हम देखते हैं कंडीशन फॉर सॉल्विंग और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। कुछ कंडीशंस हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने की, हम वो कंडीशंस देखते हैं। वो कंडीशन देखेंगे ना तो हमारा और भी इंटरेस्ट होगा इस टॉपिक के अंदर, हमारे को और भी मतलब थोड़ा फील होगा कि हाँ हम कुछ अच्छा सीख रहे हैं। जिससे देखो कोई भी दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है मेरे बच्चे, अगर कोई भी दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, उन दोनों की दोनों इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसी होगी, क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं। ये तुम्हें थोड़ी सी डरावनी लग रही होगी, लेकिन मैं इसको सिंपली लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने लिख लिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और सेकंड मैंने लिख लिया 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 20। मैंने दो इक्वेशन ले ली। अब देखो ये दोनों की दोनों इक्वेशन बहुत अच्छी लग रही होंगी, आराम से समझ भी आ रही होंगी, बट ये दोनों की दोनों फॉर्म ना बड़ी अजीब लग रही होंगी तुम्हारे को। क्यों? क्योंकि यहाँ से ना हमारे को ना a1 a2 b1 b2 c1 c2 x y ये हमारे को थोड़ी अजीब टर्म लग रही हैं। यहाँ पे जब हम देख रहे हैं ये हम बहुत बार देख चुके हैं, इसलिए हमारे को थोड़ी ऑकवर्ड नहीं लग रही हैं। इसका मतलब हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैं इन्हीं दोनों इक्वेशंस को इसी की फॉर्म में लिखता हूँ। अगर मैं इस फर्स्ट वाली इक्वेशन को लिखूंगा तो क्या करूँगा, 1x प्लस 1y, ये इंटू का सिंबल है मेरे बच्चे। ये डॉट जो मैं लगा रहा हूँ ये इंटू के लिए लगा रहा हूँ, माइनस मैंने 10 को उधर ट्रांसफर कर दिया राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड, इज इक्वल टू 0। ये तो फर्स्ट वाली इक्वेशन लिखी है मैंने। जस्ट देखो 1 इंटू एक्स एक्स प्लस 1 इंटू वाई वाई, 10 को मैं उधर ले गया माइनस का हो गया। अब जस्ट इसी तरह से इसको लिखूंगा 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई माइनस 20, नो प्रॉब्लम। अब देखो यहाँ पे जो इसने ये ऊपर लिख रखा है ना, अब यहाँ पे क्या चीजें बता रही है हमारे को। जो a1 है ना मेरे बच्चे, a1 ये x के साथ है, x a1 x a2 x a1, दिस इज x एंड दिस इज 1 इज द a1। a1 की वैल्यू 1 है, a2 की वैल्यू 2 है, x x x x पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, b1 की वैल्यू 1, b2 की वैल्यू 2, y y प्लस इधर नहीं है, इधर नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे तो हमें पॉजिटिव ही बनाना पड़ेगा और हम ब्रैकेट के अंदर इसको माइनस में ले लेंगे, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। और कभी भी हम किसी भी इक्वेशन की या किसी भी चीज़ की हम स्टैंडर्ड फॉर्म को इधर से उधर नहीं कर सकते, मतलब उसके अंदर कुछ भी इंटरचेंज नहीं कर सकते हम, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं कर सकते हम। अगर हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं तो हम उसको इस फॉर्म में तो आराम से लिख सकते हैं, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब हमारे को यहाँ से क्या पता चल गया कि ये उसी फॉर्म की बन गई है इक्वेशन जो है हमारे पास, ये उसी फॉर्म की आ गई, किस फॉर्म की, जो ऊपर हमारे को दिखाई दे रही है। तो ये डरने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे, जो सी की वैल्यू है इसको कांस्टेंट को उठा के इधर ले आना, बस इतनी सी बात है। अब हम क्या करते हैं, अब मैं देखता हूँ इसमें ना कुछ कंडीशंस हैं। देखो हैज यूनिक सॉल्यूशन कॉन्सिस्टेंट, देखो मैंने अभी अभी बताया था तुम्हारे को, यूनिक सॉल्यूशन वाली बात बताई थी, ये रहा यूनिक सॉल्यूशन। और ये क्या था, कॉन्सिस्टेंट था, क्योंकि मिनिमम एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये भी कॉन्सिस्टेंट था, ये भी कॉन्सिस्टेंट था, बट ये क्या था, इनकॉन्सिस्टेंट था।
तो हमारे को यहाँ से क्या पता चलता है, जब इंटरसेक्टिंग लाइन का ग्राफ होगा, अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो उसकी बात कर रही है, हैज यूनिक सॉल्यूशन कॉन्सिस्टेंट। यूनिक सॉल्यूशन वाले ग्राफ मतलब थर्ड केस की बात कर रही है, उसके अंदर कैसे पता चले इक्वेशन को देखते ही कि ये कौन सा केस है और इसमें ग्राफ कैसा बनेगा और क्यों बनेगा, वो ये सारी चीजें। अगर जो मैं केस नंबर 3 की बात कर रहा हूं मेरे बच्चे, अगर हमारे पास A1 डिवाइड बाई A2 नॉट इक्वल टू होगा B1 डिवाइड बाई B2। अभी मैंने तुम्हारे को बताया यहाँ पे ये A1 A2 B1 B2, A1 इज द कोफिशिएंट ऑफ X एंड B1 इज द कोफिशिएंट ऑफ Y, C1 इज द कांस्टेंट टर्म, A2 इज द कोफिशिएंट ऑफ सेकंड इक्वेशन X, A2 is the coefficient of X in second equation, B2 is the coefficient of Y in second equation and C2 is the constant term। यहाँ पे C1 और C2 constant term है, these are the constant term। तो हमारे को यहाँ पे A1 डिवाइड बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 डिवाइड बाई B2 मिल गया, तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, यूनिक सॉल्यूशन होगा, नहीं तो क्या यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। हम चेक करते हैं इसके अंदर ये क्या, A1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे मेरे बच्चे, ये रही 1, A2 की वैल्यू क्या होगी 2, नॉट इक्वल टू चाहिए हमें B1 1 B2 2, बट ये तो इक्वल टू है, हमें तो नॉट इक्वल टू चाहिए बट ये तो इक्वल टू है, इसका मतलब ये कोई और केस है, ये केस हो सकता है या ये केस हो सकता है। चेक करते हैं, C1 बाई C2 को भी चेक करते हैं, ये तो इक्वल टू है मेरे बच्चे, अब हम इसको नॉट इक्वल टू नहीं बोल सकते क्योंकि 1/2 इक्वल टू 1/2। नेक्स्ट क्या है -10, C1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे -10, ऊपर से इधर से ना इधर से मैच करते रहना, जो मैं A1 A2 B1 B2 C1 C2 बोल रहा हूँ, यहाँ पे A1 की वैल्यू ये, A2 की B1 B2 C1 C2, तो हमारे पास C1 की वैल्यू क्या है -10, हम 10 नहीं बोलेंगे -10 बोलेंगे, और C2 की वैल्यू -20, माइनस से माइनस प्लस हो गया, 10 2 या 20। अरे ये तो A1 बाई A2 इक्वल टू मिल गया हमें B1 बाई B2 इक्वल टू मिल गया C1 बाई C2, क्योंकि हर बार क्या आ रहा है हमारे पास इक्वल टू 1/2 1/2 1/2 1/2। तो ये तो कोई अलग ही केस है, ये वाला केस तो नहीं है। इसमें तो ये बोल रहा था कि अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तो उसके अंदर क्या होगा, A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 होगा, बट ये तो ये वाला केस है। इसका मतलब हमें पता चला कि ये जो हम बात कर रहे थे ये हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस कॉन्सिस्टेंट की बात कर रहे थे, ये हम इस केस की बात कर रहे हैं, फर्स्ट केस की। अब तुम्हें याद होगा, देखो फर्स्ट केस ऐसी इक्वेशन में ही तो बनता था, x + y = 10, इसका डबल ये, इसका डबल ये, इसका डबल ये, है ना। तो हमारे को वही फर्स्ट केस, अब इसका मतलब हमें क्या समझ में आया, जो फर्स्ट केस की हम बात करते हैं, अगर A1 बाई A2 इक्वल होगा B1 बाई B2 इक्वल होगा C1 बाई C2 के, तो वहाँ पे हमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे और कॉन्सिस्टेंट मिलेगा, कॉन्साइड मिलेगा, ओवरलैपिंग ईच अदर मिलेगा। चलो अब हम बात करते हैं जो हमारे पास सेकंड केस है पैरेलल लाइन वाला। अगर पैरेलल लाइन वाला केस होगा हमारे पास, ये रहा यहाँ पे पैरेलल लाइन वाला, अगर ये केस होगा तो उसमें क्या मिलेगा, A1 बाई A2। अब तुम समझ गए होगे मैं किस चीज को A1 बाई A2 और B1 बाई B2 बोल रहा हूँ। तुम्हें सिर्फ क्या करना है, जो यहाँ पे ऐसी इक्वेशन मिलेंगी तुम्हारे पास, या तुम्हारे कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ऐसी इक्वेशन बनानी पड़ेगी, जो ये कांस्टेंट टर्म है ना, इसको जस्ट इधर ले आना और इसको भी इधर ले आना, जिस तरह से मैं इधर जीरो कर लेना, बस वो इक्वेशन की जो तुम्हारी फॉर्म आ जाएगी ना, वो इसी फॉर्म की आ जाएगी, जो A1 बाई A2 और B1 बाई B2 एंड C1 बाई C2। अब यहाँ पे हमारे को क्या पता चलता है, अगर A1 बाई A2 इक्वल टू हो B1 बाई B2 बट नॉट इक्वल टू C1 बाई C2 होगा, तो वो हमारा सेकंड वाला ग्राफ होगा, पैरेलल लाइन वाला, जिसके अंदर हमारे को क्या मिल रहा था, नो सॉल्यूशन, इनकॉन्सिस्टेंट था। अगर हमारे को ऐसा मिल जाए A1 बाई A2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू मिल जाए B1 बाई B2, तो वो इंटरसेक्टिंग वाला, एक यूनिक सॉल्यूशन वाला, कॉन्सिस्टेंट वाला थर्ड केस मिल जाएगा हमारे को। अब मैं तुम्हारे को ये सारी की सारी चीजें ना एक टेबल में फिक्स कर दिया मैंने, अब तक का जो कुछ था ना मेरे बच्चे, वो सारा का सारा इस टेबल में फिक्स कर रखा है।
इससे बाहर कुछ भी नहीं है। अब मैं तुम्हारे को इसको समझाता हूँ, उसके बाद फिर हम देखते हैं ये किस तरह से रिलेट हो पाएंगे। अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा नंबर ऑफ केसेस 1 2 3, 3 ही केसेस थे हमारे पास। यहाँ पे पेयर ऑफ लाइंस मतलब क्या, जो इक्वेशंस थी यहाँ पे हम पेयर ऑफ इक्वेशंस भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। पेयर ऑफ इक्वेशन लिख दिया मैंने, इसके लिए 2 इक्वेशन, ये 2 इक्वेशन एक केस के लिए, ये एक केस के लिए 2 इक्वेशन। हमें नहीं पता ये कौन सा फर्स्ट है, कौन सा सेकंड है, कौन सा थर्ड है। अब हम देखते हैं, यहाँ पे हम सिर्फ चेक करेंगे a1/a2 को, यहाँ पे b1/b2 को, यहाँ पे c1/c2 को। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ मेरे बच्चे, a1 इज द कोफिशिएंट ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन, b1 is the coefficient of y in first equation and c1 is the constant term। इसी तरह से a2, b2 and c2। यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे जो हम लेंगे ना वो a1/a2 और यहाँ पे b1/b2 और यहाँ पे c1/c2 लेंगे। इन इक्वेशन से निकालेंगे, इन इक्वेशंस के साथ रिलेट करके, जो ये इक्वेशन हमारे पास। यहाँ पे क्या है, हमें कंपेयर करना है किसके अंदर, रेशियो के अंदर। a1/a2, b1/b2, c1/c2 हमने जो ये किया ना, इन केसेस को रिलेट करेंगे हम यहाँ पे करेंगे मेरे बच्चे। और इसका भी मैं एक फोटो लेके तुम्हारे पास सेंड कर दूंगा, जस्ट टेबल तुमने भी तैयार करनी है। फिर यहाँ पे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, जस्ट अभी करके आए हम ऊपर। यहाँ पे क्या था, यूनिक सॉल्यूशन था, तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अब मैं रिलेट करता हूँ पूरे के पूरे जो केसेस थे सारे के सारे, उन सभी को। देखो समझो, अगर हमारे पास इक्वेशन कुछ ऐसी होती थी x + y = 10 और ये इसका डबल 2x + 2y = 20। याद करो, एक पेन और एक पेंसिल का प्राइस अगर 10 रुपीज है तो 2 पेन और 2 पेंसिल का प्राइस क्या होगा, 20 रुपीज। केस फर्स्ट है, इसका मतलब हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यहीं से नहीं, हमें और भी कुछ दिखाई दे रहा है। हम इसका a1 निकालेंगे तो यहाँ पे तो 1 है और यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। इसका मतलब a1 और b1 की वैल्यू तो 1 1 है, तो a1 और b1 की वैल्यू तो 1 1 हो गई। यहाँ पे a2 और b2 की वैल्यू क्या है, 2 2, ये a2 की वैल्यू, ये b2 की वैल्यू। अब बात आती है c1 और c2 की वैल्यू। मैं यहीं से c1 और c2 की वैल्यू नहीं निकालूंगा, मैं इसको उधर लेके जाऊंगा, ये माइनस का हो जाएगा, इसको भी उधर लेके जाऊंगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो मेरे को यहाँ से क्या मिल जाएगा, -10 एंड -20। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये क्या आ गया, 1/2। इसका मतलब हमारे पास अगर हम इसका रेशियो लेते हैं, a1/a2 इक्वल टू मिला b1/b2 इक्वल टू मिला c1/c2। क्यों, क्योंकि हर बार 1/2 आ रहा है। तो हमें क्या पता चला, ये ओवरलैपिंग वाला केस है, कॉन्सिडेंट वाला केस है, कॉन्साइड वाला केस है। तो हमें यहाँ से अगर ग्राफ की बात करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी मेरे बच्चे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, मैंने ना हर चीज को रिलेट कर दिया इस टेबल में, क्योंकि हम एक ही टेबल के अंदर सारी की सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझेंगे। एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन मतलब क्या, उसकी व्याख्या, उसका एक्सप्लेन करना, कैसे एक्सप्लेन होगा वो, हम उसको क्या बोलेंगे। अगर कोई ऐसा केस आएगा ग्राफिकल, अगर कॉन्साइड वाला, ओवरलैपिंग वाला होगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे। देखो मैंने अभी बताया था, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि वो दोनों लाइन आपस में ओवरलैप कर रही हैं। अगर कोई भी दो चीज एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं, एक दूसरे को कंप्लीटली, मेरा हाथ मेरे दूसरे हाथ को कंप्लीटली कवर कर रहा है, उसको कंप्लीटली ढक रहा है, तो हम क्या बोलेंगे। अगर कोई भी दो लाइन, एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है मेरे बच्चे, तो वो आपस में कॉन्सिडेंट लाइन है या ओवरलैपिंग लाइन है, तो उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। कॉन्सिडेंट एंड डिपेंडेंट होंगी वो दोनों की दोनों लाइंस कैसी लाइन कहलाएंगी, डिपेंडेंट। अब हमें कैसे पता चले सर कौन डिपेंडेंट है कौन नहीं डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट का मतलब क्या है मेरे बच्चे, जब वो कोई भी दो लाइन आपस में कंप्लीटली कवर कर सकती हैं, मेरा हाथ मेरे हाथ को कंप्लीटली कवर कर रहा है, तो कोई ना कोई तो रिलेशन होगा। किसी और व्यक्ति का तो हाथ मेरे हाथ को कंप्लीटली कवर नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं छोटा बड़ा हो सकता है वो। तो हमारे को क्या पता चलता है कि ये सिर्फ मेरे हाथ का ही रिलेशन है, मेरे हाथ से ये क्या है, एक ही व्यक्ति के हाथ का रिलेशन है। तो हमारे को यहाँ से क्या मिला, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड भी है। डिपेंडेंट होना, किसी चीज के ऊपर निर्भर होना, तो ये एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंड है। सेकंड केस जो हमारा था, अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। x + y = 10 था, 2x + y = 30 ले लिया था हमने। तुम याद करो मेरे बच्चे, एक पेन और एक पेंसिल का प्राइस 10 रुपीज था, 2 पेन और 2 पेंसिल का प्राइस 30 रुपीज लिया था।
मैं बार बार उन्हीं केसेस को इसलिए रिपीट कर रहा हूँ। हम करने को तो बहुत हार्ड क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन मैं उन्हीं चीज़ों को आसान एग्जाम्पल को इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहले तुम कॉन्सेप्ट को समझो, कॉन्सेप्ट बिल्ड होने के बाद फिर हम आगे थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन उठाने स्टार्ट करेंगे। 1/2 आ गया, क्यों आया a1/a2? a1 की वैल्यू क्या है 1, b1 की वैल्यू भी क्या है 1। देखो यहाँ पे इंटू में 1 तो लिख ही सकते हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ तुम्हारे को, किसी भी नंबर के मल्टीप्लाई में हम 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या 1 1, ये a1 और b1 की वैल्यू आ गई, a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू 2, ये 2 आ गया। इधर से फिर c1 c1 की वैल्यू को उधर लेके जाऊंगा, क्या हो जाएगा -10, और इसको उधर लेके जाऊंगा -30, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, 1/3 आ गया। अब एक चीज को देखो तुम, अगर हमारे को यहाँ पे a1/a2 मतलब a1/a2 1/2 है, इक्वल टू b1/b2 मतलब इक्वल टू ये भी 1/2 है, और नॉट इक्वल टू c1/c2, ये तो नॉट इक्वल टू ही होगा, 1/3 है। क्या 1/2 इक्वल टू 1/2 तो हो सकता है, बट नॉट इक्वल टू 1/3। तो ये दोनों की दोनों कैसी लाइन होगी मेरे बच्चे? पैरेलल लाइंस होंगी। अगर कोई भी दो पैरेलल लाइंस का ग्राफ है तो वो कैसा होगा? नो सॉल्यूशन, मतलब उसका कोई आपस में कोई संबंध ही नहीं है, कोई रिलेशन ही नहीं है, तो उसमें कोई सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। कैसी होंगी वो? कॉन्सिस्टेंट नहीं, इनकॉन्सिस्टेंट होगा, इनकॉन्सिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। और वो डिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि जब कोई भी दो लाइन आपस में पैरेलल चल रही है, इसका मतलब वो एक दूसरे को टच नहीं कर रही हैं, एक दूसरे से कोई उनका कोई रिलेशन ही नहीं है, तो वो क्या है? इंडिपेंडेंट है। थर्ड वाला केस जो था हमारा, उसके अंदर x + y, एक पेन और एक पेंसिल का प्राइस मैंने क्या लिया था? प्राइस ऑफ 1 पेन एंड 1 पेंसिल इज 10 रुपीज एंड डिफरेंस ऑफ प्राइसेज इन 1 पेन एंड 1 पेंसिल इज 2 रुपीज। अब हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे क्या आएगा 1, यहाँ पे भी क्या आएगा 1, इधर भी 1 और इधर भी। ये मैं क्या ले रहा हूँ? ये x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट ले रहा हूँ। x एंड y इज द वेरिएबल ऑफ बोथ इक्वेशन। यहाँ पे a1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू 1, मतलब 1/1। यहाँ पे क्या है? b1 की वैल्यू 1 एंड b2 की वैल्यू -1, क्योंकि मैं इसको यहाँ पे प्लस करके और -1 ब्रैकेट लगा के -1 कर लूंगा। फिर इसको मैं 10 को उधर लेके जाऊंगा, इसको इधर लेके जाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा? -10 एंड -2। तो ये तो क्या आ जाएगा हमारे पास? माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये तो 5 आ जाएगा। तो हमारे को यहाँ से क्या मिला कि यहाँ पे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 मिल गया। इसका मतलब हमें c1/c2 को तो चेक ही नहीं करना। अगर हमारे पास a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तो हम क्या बोलेंगे? वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं। कैसी लाइन है मेरे बच्चे? इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं। तो वो क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। कैसे होगा? यूनिक सॉल्यूशन, कॉन्सिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। हमें पता है कि फर्स्ट केस और थर्ड केस में कॉन्सिस्टेंट बनता था, सिर्फ ऐसा केस क्या था जिसमें नो सॉल्यूशन था, जो पैरेलल लाइन कंसिस्टेंट। तो अब हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? कॉन्सिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, और ये क्या होगा? इंडिपेंडेंट होगा। अब समझो इंडिपेंडेंट क्यों होगा? क्योंकि किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने वाली एक यूनिक सॉल्यूशन वाली लाइन थी। ये जो मैंने पहले बताया था, मेरे हाथ को कंप्लीटली कवर करने वाली लाइन। मतलब क्या? मेरा हाथ मेरे हाथ को कंप्लीटली कवर कर सकता है। मेरी एक उंगली मेरी दूसरी उंगली के किसी और व्यक्ति के भी इक्वल हो सकती है, जरूरी नहीं है, बट मेरा हाथ तो मेरे हाथ को ही कवर करेगा। इसी तरह से अगर हम समझें एक एग्जांपल के थ्रू, तो ये तो सिर्फ एक ही पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये तो ऊपर वाली जो कंडीशन थी वो क्या थी? कंप्लीटली कवर कर रहा था, ओवरलैप कर रहा था, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चल रहा था वो। यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल पॉइंट के ऊपर क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये यूनिक सॉल्यूशन होगा, कॉन्सिस्टेंट होगा और इंडिपेंडेंट होगा। आज के लिए बस इतना ही मेरे बच्चे। तुमने ये टेबल भी तैयार करनी है, अच्छी तरह से इंट्रोडक्शन को लिखना है, जिस तरह से मैं ये पूरे के पूरे पेज का भी फोटो अवेलेबल करवा दूंगा तुम्हें। जिस तरह से मैंने लिख रखा है अपने नोट्स, इसी तरह से फेयर नोट बुक में बना लेना, और साथ में प्रैक्टिस करना। 2-3 क्वेश्चन जो तुम्हारा मन करे, अपनी तरफ से कोई भी इक्वेशन जो तुम्हारे मन में आई वो इक्वेशन ले लेना, सिंपल से सिंपल इक्वेशन ले लेना, ट्राई करके देखना। ऐसी इतनी इक्वेशन लेना जिनमें तीनों के तीनों केस कवर हो जाएं। अब तुम्हें कैसे पता चले? एक बार तो ऐसी इक्वेशन लेना, x है यहाँ पे 2x कर दिया, y है यहाँ पे 2y कर दिया, 10 का डबल कर दिया, मतलब ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से या 3 से या 4 से मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दिया। जरूरी नहीं है हम उसको 2 से ही करेंगे, या इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया, 3 से, 4 से, 5 से,
मतलब एक इक्वेशन जो तुमने ली उसी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया मल्टीप्लाई करके किसी एक कांस्टेंट नंबर से, और तुम ये वाला केस मिल जाएगा तुम्हें। अब ऐसा मिले तुम्हें x प्लस वाई इजिकल टू 10 है, 2x प्लस 2y इजिकल टू 20 होना चाहिए, बट तुम वहाँ पे ना एक हमें थोड़ा एक अपनी वो लगती है ना, फॉल्स लगती है कंडीशन कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो इम्पॉसिबल वाली कंडीशन लेके देखना। यहाँ पे 50 ले लो, 30 ले लो, 20 ले लो, 20 नहीं ले सकते सॉरी, 15 ले लो, कम ज़्यादा ले लो। मतलब यहाँ पे इसका डबल ये कर दिया, इसका डबल ये कर दिया, इसको डबल मत होने दो बस। यहाँ पे इस केस में कुछ भी ले लो तुम, जो तुम्हें अच्छा लगे। ये तीनों के तीनों केसेस को रिलेट कर पाओगे। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है मेरे बच्चे, लेकिन टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है जो हमारे को हायर क्लासेज में भी बहुत ही ज़रूरी है। आई होप कि तुम्हें अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम रही मेरे बच्चे, SMS कर देना या कॉल कर देना मेरे पास। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। मैं एक्स्ट्रा कुछ डायरी नहीं दे रहा हूँ आज, सिर्फ तुम अपने इंट्रोडक्शन को तैयार करना और अपनी तरफ से 4-5 क्वेश्चन जरूर ट्राई करके देखना मेरे बच्चे। ओके, थैंक यू।